विपक्षी एकता की जो मुहिम थी उसकी किस तरह से हवा निकल गई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक जी ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस के किसी भी जिसमें कांग्रेस हो उस गठबंधन में वो नहीं जाना चाहेंगे। दबी हुई इच्छा है कि प्रधानमंत्री बनने का, उसको लेकर के हम चलें कि हम एक राज्य के मुखिया रहे हैं तो हम एक दिन केंद्र का भी बने। तो टॉप 3 में जो राज्य हैं उसमें उड़ीसा नंबर 3 पर है, बिहार सबसे निचले पायदान पर है। जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री अपशब्द कह देता है बिहार को लेकर के या गरीब राज्यों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि हमारी भी कोई जिम्मेवारी इस पर बनती है कि नहीं। तो हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है कि एज ए स्टेट हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार यहीं पर दे पाएँ। मतलब जब आपका जो बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे लोग बहुत मजबूरी में बाहर पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। तो आप प्रधानमंत्री की इच्छा रखते हैं, आप विपक्षी एकता की इच्छा रखते हैं, आप पूरे राज्य घूम घूम करके तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हमारे हैं इसकी खुशी, इसकी आकांक्षा अगर आप के उद्देश्य में नहीं है तो मैं नहीं समझता हूं कि विपक्षी एकता जैसी कोई चीज होनी चाहिए। विपक्षी एकजुटता की मुहिम के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार देश के अलग अलग राज्यों के दौरा कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम जो प्रमुख नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बीते कल आपने देखा उड़ीसा के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई और आज वो झारखंड के लिए रवाना हो गए। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर एकजुट कर पाएंगे। मेरे साथ राहुल जी हैं, रालोसपा के प्रदेश प्रवक्ता। अब तो जो तस्वीर निकल के आ रही है मुलाकात के बाद, ऐसा कहा जा रहा है, देखा जा रहा है कि भाई अब सब कोई एक दूसरे से कंफर्टेबल है। 24 में सभी लोग एक मंच पर मोदी के खिलाफ, ये लड़ाई जो है वो कितना चुनौतीपूर्ण दिख रहा है आपको? कल की जो तस्वीर आई है वो तस्वीर बयां कर रहा है कि विपक्षी एकता की जो मुहिम थी उसकी किस तरह से हवा निकल गई है। केंद्र की जो एनडीए सरकार है उसके खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी विपक्षी दल एक मंच पर आ जाएं। वो दिल्ली का भी दौरा कर रहे हैं, वो झारखंड का भी दौरा करने वाले हैं और सुना है कि मुंबई भी जाने वाले हैं। लेकिन कल की जो यात्रा है वो सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक जी ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि भाई हमारी कोई बातचीत विपक्षी एकता को लेकर के नहीं हुई है। फिर उनके बारे में वो खुद भी कि कांग्रेस के किसी भी जिसमें कांग्रेस हो उस गठबंधन में वो नहीं जाना चाहेंगे। पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब वो दोनों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक संतुलन बनाने का काम वो करते रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल जो मेरे जहन में उठता है कि मुख्यमंत्री जी जब उड़ीसा गए होंगे और उनके दिमाग में ये बात चली होगी कि मुख्यमंत्री जी वहाँ क्या बात करें, कौन सा मॉडल लेकर के वो जाएंगे जिससे कि वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री को वो ये प्रभावित कर सकें कि आइए हम एक विपक्ष की एकता को लेकर के चलें और हमारी जो एक दबी हुई इच्छा है कि प्रधानमंत्री बनने का, उसको लेकर के हम चलें। तो कई ऐसे आंकड़े आते ही रहते हैं, सरकार भी आंकड़ा जारी करती है, कई बार इंडिपेंडेंट एजेंसी भी आंकड़ा जारी करती रही हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ आंकड़ों से समझना चाहिए कि जो बिहार का मॉडल है या नीतीश कुमार जी जिस तरह से अपना दावा मजबूत कर रहे हैं इस मुहिम के बहाने, इनडायरेक्ट तौर पर, परोक्ष तौर पर जो वो दावा मजबूत कर रहे हैं, तो सिर्फ हम उड़ीसा से ही अगर हम तुलना कर लें, आप महाराष्ट्र और दिल्ली और दूसरे राज्यों को अगर हम छोड़ भी दें, तो परसों एक इंडेक्स आया है, हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब खुशहाली किसी राज्य की क्या है, किस तरह की है। तो टॉप 3 में जो राज्य हैं उसमें उड़ीसा नंबर 3 पर है और बिहार सबसे निचले पायदान पर है। तो अब सवाल उठता है कि हमारे लोग या हमारी जनता या हमारी जो आबादी है बिहार की, वो क्यों नहीं खुश है। बिहार और उड़ीसा का जो कुल जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम जीडीपी कहिए एक राज्य का होता है, वो बिहार का 8.2 लाख करोड़ है और उड़ीसा का 7.65 लाख करोड़ है। लेकिन दोनों की आबादी बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत अंतर है। इस वजह से क्या है कि प्रति व्यक्ति आय जो बिहार का है वो सिर्फ 58,000 रुपये के आसपास है। इसकी तुलना में अगर आप उड़ीसा का देखेंगे तो 1.5 लाख रुपये है, जो कि जो राष्ट्रीय औसत है वो 1,70,000 है, तो उससे महज 20,000 रुपये कम है। लेकिन अगर 2015-16 में अगर आप देखेंगे उड़ीसा का जो आय था, प्रति व्यक्ति आय, वो 65,000 था और राष्ट्रीय जो है वो 94,000 के आसपास था। मतलब जो डिफरेंस था वो 32% था।
अब वो डिफरेंस घट करके 11% पर आ गया है। तो जो महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने की है कि नीतीश कुमार जी का एक मॉडल है पिछले 18 साल के शासन का, और उसके वरक्स नवीन पटनायक जी का एक मॉडल है जो पिछले 23 साल से, तो उस दोनों को मॉडल को आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर महिलाओं को लेकर के, पंचायतों में आरक्षण को लेकर के, या बहुत सारे ऐसे सड़क को लेकर के बहुत सारा काम उन्होंने किया है। लेकिन जितना काम उन्होंने किया है उससे ज़्यादा उन्होंने उसका प्रचार किया है, और प्रचार से ज़्यादा उनकी इच्छा और आकांक्षा बीच बीच में बलवती होती रहती है कि हम एक राज्य के मुखिया रहे हैं तो हम एक दिन केंद्र का भी बने। इसकी तुलना में अगर आप नवीन पटनायक जी की बात आप करें तो वो भी एक गरीब राज्य है, हमारी तरह ही बहुत अमीर नहीं है, बेहद गरीब राज्यों में से एक शुमार रहा है। वहाँ भी साइक्लोन का प्रॉब्लम रहा है, उत्तर बिहार में हमारे यहाँ भी बाढ़ की समस्या हमेशा रही है। लेकिन आप 10-12% का ग्रोथ रेट का दावा पिछले 15 साल से आप कर रहे हैं, लेकिन आप 58,000 प्रति व्यक्ति आय तक पहुँचे। जीडीपी भी लगभग बराबर है, और उनका जो है प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख तक पहुंच गया। मतलब वो आपसे लगभग 3.25 गुना प्रति व्यक्ति आय में, मतलब वो अमीरी में हमसे 3.25 गुना तक पहुंच गया। लेकिन आप अगर पिछले 10, 12, 15 साल का अगर आप एनालिसिस करें तो आप कहीं से भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को कहीं नेशनल मीडिया में या कोई हाइप क्रिएट करते हुए आप नहीं देखेंगे कि देखिए मैंने अपने स्टेट का ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए मुझे केंद्र की राजनीति का एक स्तंभ होना चाहिए। मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति को एक अस्थिर, एक सुयोग्य और एक कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब नियमित स्थिरता से चलने वाला एक नेता की जरूरत है, जो अपनी इच्छा और आकांक्षा को जनता की भावनाओं से जोड़ करके देखे। मतलब बिहार, आप देखें, बिहार, मुझे दुख होता है जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री अपशब्द कह देता है बिहार को लेकर के या गरीब राज्यों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि हमारी भी कोई जिम्मेवारी इस पर बनती है कि नहीं। तो हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है कि एज ए स्टेट हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार यहीं पर दे पाएँ। तब मैं रोज़गार का आंकड़ा भी मैं आपको देता हूँ। उड़ीसा का जो सितंबर 2022 का जो आंकड़ा है वो सिर्फ 1.7% बेरोजगारी है उड़ीसा का, और बिहार का जो बेरोजगारी है वो 11.7%, 12% के आसपास का बेरोजगारी दर है। जब दिसंबर में आप आते हैं, महागठबंधन की सरकार है, उड़ीसा जो है बहुत बेहतर करते हुए 0.9% पर बेरोजगारी दर पहुंचा देते हैं। फिर बिहार का घट करके 19% पर आ जाता है। मतलब जब आपका जो बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे लोग बहुत मजबूरी में बाहर पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। तो आप प्रधानमंत्री की इच्छा रखते हैं, आप विपक्षी एकता की इच्छा रखते हैं, आप पूरे राज्य घूम घूम करके तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हमारे हैं इसकी खुशी, इसकी आकांक्षा अगर आप के उद्देश्य में नहीं है तो मैं नहीं समझता हूँ कि विपक्षी एकता जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। फिर आपका जो एक सवाल था कि भाई विपक्षी एकता जैसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे लगता है हमारे नेता भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि ये सिर्फ चाय और चाय बिस्किट का ये सारा मामला है। भाई मिलना है, फुर्सत निकालो और चलो घूमने के लिए। और कल तो मुख्यमंत्री जी ने भी उड़ीसा में कह दिया कि उड़ीसा घूमने की जगह है और पर्यटन बहुत अच्छा है, तो पर्यटन के लिए हम आए हैं। तो जो हमारे नेता कहते रहे हैं कि इनको बिहार के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ घूमने से मतलब है, चाय पीने से मतलब है, और सारी हवाई बातें, और 1.5 एकड़ ज़मीन वहाँ मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। एक सवाल बहुत कॉमन है कि आमतौर पे जब आप कंपेयर कर रहे हैं दो स्टेट के बीच में, तो बिहार में बाढ़ सुखाड़, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बाढ़ सुखाड़ एक बड़ा समस्या है। 90 की दशक की बात कर लीजिए, फिर आज की बात कर लीजिए, तो एक कॉमन आरोप केंद्र सरकार पर लगते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर एनडीए की भाजपा की सरकार हो, कि भाई बिहार के साथ भेदभाव किया जाता है। जो बिहार को वाजिब हक मिलना चाहिए, विकास को लेकर जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। आज भी नीतीश कुमार इन बातों करते, तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक बड़ा कारण है बिहार पिछड़ा है? देखिए, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बातचीत मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि बिहार के अंदर जो बैंकों में जो पैसा जमा होता है उसकी तुलना में सिर्फ 44% यहाँ के लोगों को लोन के रूप में या किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहाँ अगर 100 रुपये वो जमा करते हैं तो उनको 142 रुपये, मतलब 142 रुपीज़, मतलब हमारा पैसा कई राज्यों को सरप्लस करके वहाँ के लोगों को मिल जाता है। सवाल है कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं। आप कह सकते हैं केंद्र सरकार ने हमें स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, उड़ीसा को भी नहीं दिया, लेकिन उड़ीसा ने क्या किया है ये आपको मैं अभी आंकड़ों के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या डिफरेंस ऐसा है कि वहाँ बैंक
100 रुपये की तुलना में 142 रुपये देने के लिए तैयार है और हमको 100 में 44 देने के लिए तैयार है। कोई तो वजह होगी। सबसे पहला सवाल है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। आपको बिजली का परमिशन है, सैनिटेशन का परमिशन है, पोल्यूशन का परमिशन है, इस तरह से आपको 40-42 तरह के परमिशन लेने पड़ते हैं। आंध्रा में जो नई सरकार अभी जगन मोहन रेड्डी जी की बनी है, उन्होंने एक प्रयास किया है, इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। उन्होंने एक जो अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, आपको हम 24 घंटे 48 घंटे 4 दिन 5 दिन के अंदर सारे परमिशन आपको हम देंगे, सिर्फ आप पैसा लेकर के आइए। क्या ये आप कल्पना बिहार के अंदर कर सकते हैं? यहाँ करोड़ों की आबादी है। बिहार की आबादी का 58% जो आबादी है वो 25 साल की उम्र वाला है। मतलब 0 to 25 जो बिहार की आबादी है वो 58% है पूरी आबादी का। इसका मतलब इस देश का जो सबसे युवा प्रदेश अगर कोई है इस देश का तो बिहार है। इसका मतलब हमारे अंदर पोटेंशियल है। आप आईआईटी के अंदर चले जाइए, आईआईएम के अंदर चले जाइए, यूपीएससी के अंदर चले जाइए, नासा के अंदर चले जाइए, इसरो के अंदर चले जाइए, या बेंगलोर के अंदर जो आईटी हब है, या कर्नाटक में दूसरी जगहों पे होंगे, या आंध्रा में है, या पुणे में है, वहाँ हमारे लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे लड़के कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पिछले 33 साल में, आपने 33 साल का जिक्र किया इसलिए मैं 33 साल बोल रहा हूँ, लेकिन पिछले 18 साल में भी जो सुशासन, डेवलपमेंट और तमाम चीज़ों की बात हुई है, वो भी चीज़ें बहुत मुश्किल से यहाँ पे इस तरह से आई हैं कि आप मतलब ना आपके बिजनेस डूइंग को ना आसान कर सके, ये प्रयास अभी तक नहीं हुआ है। अब अंत में जो मैं एक छोटी सी बात मैं और समझता हूँ कि कल उड़ीसा गए थे मुख्यमंत्री जी, वहाँ के आईएएस एसोसिएशन ने विरोध किया कि आपने आनंद मोहन जी के सवाल पर जिस तरह का रवैया अपनाया है वो बहुत बुरा है और इससे जो काम करने वाले लोग हैं उस पर हतोत्साहित होंगे वो। तो निश्चित तौर पर जब आप ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग की बात आप करते हैं, अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कल कह रहे हैं कि हम आंध्रा जाएंगे, कल आप कह रहे हैं कि तेलंगाना हम जाएंगे नेताओं से मिलने के लिए विपक्षी एकता के नाम पे, आप महाराष्ट्र भी जाने की बात कर रहे हैं। तो जब आप आंध्रा कदम रखेंगे तो वहाँ की बेटी या वहाँ का बेटा यहाँ आया था एक नौकरी करने के लिए आईएएस के तौर पर, और वहाँ की एक बेटी यहाँ बहू बन करके उस आईएएस की पत्नी बन करके आई थी, वो विधवा होकर के गई। आप वहाँ की जनता को, वहाँ के नेतृत्व को क्या जवाब देंगे? यही सब जो मैसेज होता है ना, कलेक्टिवली किसी को भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए हतोत्साहित करता है। और फाइनली जो लाखों करोड़ों जो युवा हैं वो वापस फिर उन्हीं राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं, वहाँ गाली खाने को मजबूर हैं, वहाँ बहुत ख़राब स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। और ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है कि बिहार सरकार को काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक पॉलिटिकल हाइप बनाएं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बिहार की राजनीति बदल जाएगी। राजनीति नहीं बदलने की ज़रूरत है, राजनीति बदलिए, लेकिन यहाँ के लोगों का जो मन है, उसकी जो आकांक्षा है, जो हर दिन बेहतर की उम्मीद में टकटकी लगाए हुए हैं, उसको कितना बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में बिहार सरकार को तेजी से काम करना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से बड़ा सवाल खड़ा किया है नीतीश कुमार को लेकर कि आप विपक्षी एकजुटता को लेकर जो अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, आखिर आपके पास रोड मैप क्या है? बिहार को लेकर आपने क्या किया और जिन राज्यों में जा रहे हैं उसकी तुलना अगर बिहार से की जाए तो कितना बड़ा गैप है, ये एक बड़ा सवाल है।